नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस को लेकर जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो वो है दोस्तों योगेश सिंह। योगेश सिंह ने इंडोनेशिया जकार्ता में हुई इस शूटिंग चैंपियनशिप में बोल सकते हैं 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। नाम याद रख लीजिएगा, योगेश सिंह। और कहां पर हुई ये प्रतियोगिता? इंडोनेशिया जकार्ता में हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम जिसका नाम है संभव को किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, इंडियन आर्मी ने संभव जो है इसको लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। तो इसमें यहां पर याद रख लीजिएगा, इसका पूरा फुल फॉर्म में भारत वर्जन इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रारंभ में देखें तो सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन इसका फुल फॉर्म है। आर्मी में एक बेहतर मोबाइल इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए भारत की आर्मी ने इसको लॉन्च किया है। संभव का अर्थ याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इसी लेक्चर में जब हम डिटेल में टॉपिक डिस्कशन करेंगे तो वहां पर बताऊंगा कि क्यों हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, इसलिए लेक्चर को आखिरी तक देखना जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं दोस्तों? तो रोहित शर्मा, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेल लिए हैं दोस्तों। और अभी वर्तमान में अफगानिस्तान के साथ हमारी सीरीज चल रही है और इस सीरीज में ही जब सेकंड T20 मैच खेला गया इंदौर में, उसके साथ ही रोहित शर्मा 150 T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए। ध्यान रखिएगा, इनका स्कोर भी बहुत हाई है और आने वाले समय में जब जून में वेस्टइंडीज और अमेरिका के पूरे क्षेत्र में T20 वर्ल्ड कप होगा तो वहां पर भारतीय टीम की अगुवाई भी करने वाले रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हो रहा है? बीकानेर राजस्थान का महत्वपूर्ण शहर है दोस्तों और इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल इस बार बीकानेर में हो रहा है। बीकानेर ऊंटों का बोल सकते हैं स्थान के तौर पर जाना जाता है। इससे यहाँ रसगुल्ले भी यहाँ के बहुत फेमस है। राजस्थान का एक इंपॉर्टेंट शहर है, पर्पल सिटी के नाम से बीकानेर को आप जानते हैं। तो इस यहाँ पर इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो याद रखिए, वानिंदु हसरंगा श्रीलंका के स्पिनर ऑलराउंडर हैं और इन्होंने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ जो इनकी मैच चल रहे हैं उनमें 35 गेंदों पर, महज 35 गेंदों पर 7 विकेट ले लिया है और सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं ये एक वनडे इंटरनेशनल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा आत्रे किस घराने से थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो याद रखिए, किराना घराना से इनका संबंध था। आज के इस लेक्चर में आगे हम लोग डिटेल टॉपिक डिस्कशन में इनके बारे में भी इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे। तो ये हर बार की तरह 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर पर आधारित हैं। अब हम बात करते हैं डिटेल डिस्कशन की टॉपिक वाइज। तो पहला टॉपिक है, कर्नाटक सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की है। सभी को पता है कि जब इलेक्शंस हुए थे लास्ट ईयर कर्नाटक में तो बीजेपी की करारी हार हुई थी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार जब बनी तो उन्होंने चुनावी वादे बहुत सारे किए थे। अब कांग्रेस की सरकार एक एक करके कर्नाटक में उन वादों को पूरा करने की तरफ बढ़ रही है। हालांकि चुनाव के बाद जब वादे पूरे करने की बात आई थी दोस्तों, तो उस समय उन्होंने बोल दिया पैसा नहीं है, इस प्रकार से रोना रो दिया था। लेकिन अब जब इलेक्शंस हैं सामने लोकसभा के और कर्नाटक से सीट चाहिए, तो ऐसी दृष्टि में हम लोग देख रहे हैं कि अपने वादों को एक एक करके पूरे करने की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कर्नाटक के सीएम जो हैं, नए सीएम सिद्धारमैया जो हैं, इन्होंने युवा निधि योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है बेरोजगारों को। एक समय तक ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा दोस्तों। ऐसे लोग जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और इन्हें 3,000 रुपए और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा इनको सिर्फ 2 साल के लिए भत्ता दिया जाएगा दोस्तों। लाभार्थी को नौकरी मिलने के तुरंत बाद ये भत्ता खत्म हो जाएगा। एक तो ये 3,000 रुपए स्टूडेंट्स को जो ग्रेजुएट कर चुके हैं और डिप्लोमा धारक को 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं बेरोजगारी भत्ता के तौर पे। ये कब तक देंगे? 2 साल के लिए दिया जाएगा। ऐसे में अगर किसी को नौकरी मिल जाती है तो ये भत्ता उसका बंद कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस योजना के कारण इसका लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च आएगा दोस्तों। 2026 के बाद हर साल लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि उस समय की परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन रही सरकार में
इसके अलावा हम देखें दोस्तों कि कर्नाटक की जो कांग्रेस सरकार बनी थी उन्होंने 4 गारंटी की बात की थी, इसमें पहले ही उन्होंने शुरू कर दी है। ये 5वीं गारंटी थी जो योजना के माध्यम से शुरू की है। तो योजना का नाम याद रख लीजिएगा, क्या नाम है? युवा निधि योजना। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि युवा निधि योजना का संबंध किससे है? तो ये बेरोजगारी भत्ता एक योजना है जो कर्नाटक की सरकार शुरू कर रही है, युवा निधि। इसके अलावा इन्होंने अपनी जो 4 गारंटी इसके पहले पूरी की, उनमें कौन कौन सी है? तो उसमें याद रखिएगा कि महिलाओं को इन्होंने निःशुल्क बस सेवा देने का भी वादा किया था कर्नाटक में। तो शक्ति योजना का संबंध कर्नाटक से है, महिलाओं को निःशुल्क बस सेवा यहां पर दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्न भाग्य योजना है जिसके तहत बीपीएल परिवारों को 10 किलो चावल देने की बात की गई थी। तो अन्न भाग्य योजना का संबंध भी कर्नाटक से है। 200 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने वाली जो बोल सकते हैं योजना थी, गृह ज्योति योजना, वो भी कर्नाटक से संबंधित है। इसके अलावा एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवार जो हैं, इनके महिला मुख्यमंत्री को हर महीने 2000 रुपए देने की गृह लक्ष्मी योजना भी कर्नाटक से संबंधित है। तो गृह लक्ष्मी योजना, महिला मुखिया को हर महीने 2000 देते हैं। गृह ज्योति योजना 200 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देते हैं। अन्न भाग्य योजना, परिवारों को 10 किलो तक चावल दिया जा रहा है। शक्ति योजना, फ्री में बस यात्रा करने की व्यवस्था हो गई है। और इसके अलावा युवा निधि योजना, बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। ये सभी के सभी कर्नाटक की योजना, इनको लिख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे का निधन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था कि ये किराना घराने से संबंधित भारत की मशहूर क्लासिकल सिंगर रही हैं, जिनका 13 जनवरी को 92 ईयर्स की एज में निधन हो गया। दोस्तों पुणे से इनका ताल्लुक संबंध है, इसका संबंध किससे? पुणे से रहा है। और 1990 में इनको पद्मश्री मिला है, 2002 में पद्म भूषण मिला है। इसके अलावा 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये देखिए, ये करंट अफेयर में ही हो गया है, ज्यादा पुराना नहीं है। तो ऐसे में 2022 में प्रभा जी को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनका जन्म कब हुआ था? 13 सितंबर 1932 को पुणे में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। और किराना घराने से इनका ताल्लुक रहा है। सबसे सीनियर सिंगर रही थी ये इस घराने की, याद रखिएगा, जिनकी उम्र थी 92 ईयर्स। इसके अलावा इन्होंने म्यूजिक कंपोजिशन पर किताबें भी लिखी हैं, जिन 3 किताबें, जिसमें स्वरागिनी है, स्वरांगणी है और स्वरंजनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरागिनी, स्वरांगी और स्वर रंजनी ये किसकी किताब है? तो ये प्रभा जी की ही किताबें जो उन्होंने लिखी हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150 वर्ष पूरे। दोस्तों हमारा भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है उसने 15 जनवरी 2025 को अपनी स्थापना के पूरे 50 वर्ष कर लिए हैं पूरे। और इसी अवसर पर उन्होंने एक जश्न भी यहाँ पर मनाया है। भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है दोस्तों, वो सार्वजनिक मौसम सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत की एक शीर्ष व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या है? तो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान एवं संबंध विषयों से संबंधित मामलों में सरकारी एजेंसी भी यही है। तो अगर आपको किसी दुर्घटना हो, मौसमी व्यवस्था हो, चक्रवात हो, सूखा पड़ना हो, बाढ़ आना हो, पानी कम हो, पानी ज्यादा हो, किसी भी प्रकार की मौसम संबंधी सूचना चाहिए, तो इन सभी मामलों में सरकार की प्रमुख एजेंसी अगर कोई है तो वो भारत मौसम विज्ञान विभाग है दोस्तों, जिसको आप IMD के नाम से जानते हैं। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन ये एक एजेंसी के तौर पर काम करता है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वर्तमान एवं पूर्वानुमानित मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करना। आपका सेलफोन जब आप खोलते हैं तो आपको ऊपर वेदर की रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। आप कहीं पर भी बैठे होते हैं तो आप तुरंत ही मौसम की जानकारी देख लेते, तापमान ज्यादा है, कम है, वर्षा होने वाली, नहीं होने वाली, साफ आसमान होगा, धूप तेज होगी, जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको बैठे बैठे मिलती है। ये सेवाएं कौन प्रदान कर रहा है? तो इन सभी सेवाओं के लिए जिम्मेदार कोई है तो मौसम विभाग ही है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये जानकारी नहीं देता, इस संबंध में अनुसंधान का काम भी इसके द्वारा ही किया जाता है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें दोस्तों, ध्यान रखेंगे 1864 में कोलकाता और आंध्र प्रदेश के तट पर 2 विनाशकारी चक्रवात देखे गए थे। इन चक्रवातों के दौरान बहुत भारी स्तर पर जन धन की हानि हुई थी और इस जनधन की हानि के बाद ही वायुमंडलीय मापदंडों की निगरानी के लिए एक प्रणाली स्थापित की गई, क्योंकि इस समय ब्रिटिश सरकार थी और उनको बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ देखने को मिला था। तो उन्होंने कहा कि भाई जो मौसमी संबंधी, जलवायु संबंधी व्यवस्था, उनका अध्ययन करना चाहिए ताकि हम इस चीज से बच सकें। तो इसके लिए ही यहाँ 1875 में भारत मौसम विज्ञान विभाग बनाया था
तो भारत मौसम विज्ञान विभाग कब बना था? तो याद रखिएगा 1875 में बना था। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा कि ये एक व्यक्ति इसमें इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और यहाँ पर HF ब्लैनफोर्ड जो हैं इनको यहाँ का प्रमुख नियुक्त किया गया था। तो इसके पहले नियुक्त कौन थे? तो याद रखिएगा HF ब्लैनफोर्ड थे। 1903 में IMD के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए थे गिलबर्ट वॉकर। और जब आप ज्योग्राफी में वायुमंडलीय परिसंचरण को पढ़ते हो तो वहां पर वॉकल सेल पढ़ते हो, तो जो वॉकर सेल है वो गिलबर्ट वॉकल ने समझाया था, जिसके माध्यम से मॉनसून को समझने में हम लोगों को आसानी हुई थी। तो 1903 में जब लॉर्ड कर्जन भारत में वायसराय था, उस समय गिलबर्ट वॉकर जो थे वो IMD के प्रमुख के तौर पर आए थे। इन्होंने भारत के मॉनसून पर शोध किया और इसी के साथ साथ यहां पर एल नीनो की जो घटना है उसको भी विशेष तौर पर इन्होंने समझाने का काम किया था दोस्तों। तो आज हम जो एल नीनो प्रभाव देखते हैं भारत की जलवायु पर, उसका अध्ययन जो है वो गिलबर्ट वॉकर के द्वारा ही किया गया था, और इनके द्वारा के इंपॉर्टेंट मॉनसून सिद्धांत भी प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से भारत में मॉनसून के मैकेनिज्म को समझने में एक सहायता मिलती है दोस्तों। ठीक है, अगला टॉपिक है भारत 76वां सेना दिवस 8वां सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मना रहा है। तो याद रखिएगा हाल ही में 15 जनवरी के दिन भारतीय सेना दिवस जो है वो मनाया गया है, और इस बार 76वां सेना दिवस मनाया गया है। पूछा जाता है कि क्यों मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि KM करियप्पा जो थे ये फील्ड मार्शल थे पहले, जिन्होंने 1949 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। तो भारतीय सेना की कमान पहली बार किसने संभाली थी? 1949 में KM करियप्पा ने। तो इसी दिन की याद में हम हर साल 15 जनवरी को भारत का सेना दिवस मनाते हैं। इसके अलावा सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस भी इस दिन मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ 14 जनवरी को क्यों मनाया जा रहा है ये दिन, इसके पीछे भी कारण समझ लीजिए कि 1953 में भारतीय सेना के पहले कमांडेंट इन चीफ मार्शल KM करियप्पा, इन्होंने 1947 को जीत दिलाई थी भारत में युद्ध में, तो इन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति हुई थी। तो जिस दिन ये नियुक्त हुए थे उस दिन 15 जनवरी को सेना दिवस मनाते हैं, और सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस जो है वो 14 जनवरी को इनकी सेवानिवृत्ति के दिन की याद में मनाया जाता है। तो दोनों दिन आप लोग ध्यान रख लेंगे। ठीक है, तो आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में कई सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखे जो 14-15 जनवरी पर आधारित है दोस्तों। इस दिन जो भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स थे जहां से मुझे लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता था, मैंने वही डिस्कस किया। देखिए, होता यह है कि बहुत सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो डे टू डे में आपको चर्चा में देखने को मिलते हैं, लेकिन देखिए कि हर एक टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ये जरूरी नहीं है। तो हम लोग इस लेक्चर में उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कशन में लेकर आते हैं, क्वेश्चंस में लेकर आते हैं जिनसे लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये सीमित हम करंट अफेयर डिस्कशन करते हैं डे टू डे का, लेकिन ऐसा करते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती है। तो इसी प्रकार का डिस्कशन लेकर अगले लेक्चर में फिर आप लोगों के साथ रहूंगा दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।